Good morning, student. Myself BK Maurya. Today we discuss about epithelial tissue. एपिथेलियल टिश्यू का डिस्कशन हम लोग पहले कुछ एपिथेलियल टिश्यू के डिस्कशन कर चुके थे, जिसमें से बचा था आपका जैसे एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू और तीसरा होता है कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू, चौथा होता है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। तो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू और क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू को हम डिस्क्राइब कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, बट टुडे हम डिस्कशन करेंगे कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। तो कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है कि कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू का जो शेप होता है वो कॉलम शेप होता है, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि ये कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू जो है सिक्रीशन करने का और एब्जॉर्प्शन करने का काम करते हैं जहाँ पर ये पाए जाते हैं। और हम इसको कह सकते हैं, इसका सबसे बढ़िया बेस्ट एग्जाम्पल होता है कि जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले जो टिश्यू पाए जाते हैं वो कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू के बने होते हैं। और इसके अलावा और भी ऐसे बॉडी में ऑर्गन होते हैं जहाँ पर ये पाए जाते हैं। और इस एपिथेलियम टिश्यू में कुछ सीलिया जैसे अरेंजमेंट होते हैं, आउटर सरफेस पर सिलिएटेड ग्रोथ हो जाती हैं जो एब्जॉर्प्शन करने के लिए सपोर्ट करती हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। तो कुछ ऐसे होते हैं कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू जिसमें सीलिया अराइज होती हैं और वे सीलिया फैसिलेट करती हैं मूवमेंट के लिए। मूवमेंट का मतलब एक पार्ट से दूसरी तरफ मूव करना। और ये क्या करते हैं, किसी सर्टेन सब्सटेंस को मूवमेंट कराने में हेल्प करती हैं। तो इस प्रकार से हमें कह सकते हैं कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी पाए जाते हैं। तो ये इंटेस्टाइनल पार्ट में, रेस्पिरेटरी पार्ट में इस प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। यानी हमारी आँत में और जो सांस नली होती है उसमें भी इस प्रकार के टिश्यू क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो ये आज हम लोग पढ़ेंगे कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। तो जो कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू है यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे। कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। तो कॉलमनर एपिथेलियम के बारे में पढ़ेंगे। कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू कैसा होता है, जो आपका थर्ड टाइप का होता है, तीसरा। और इसमें हम आपको बताएंगे कि कॉलमनर एपिथेलियम में जो सेल्स होती हैं वो कॉलम शेप की होती हैं। इसका शेप सेल्स का कैसा होता है, कॉलम शेप का होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से इनका शेप होता है। जैसे अगर हम कह लें कि ये कॉलमनर एपिथेलियम है तो इसका शेप हम अगर बनाएं तो ये कॉलम शेप का हो जाता है, काफ़ी लंबा ऐसे इस प्रकार से। तो ये एक कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स का एक सेल्स का स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से। तो ये कॉलम शेप के सेल्स हो जाते हैं, या आपका ऐसे भी हो सकता है लॉन्गिट्यूडनली। ये भी कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स है। तो इस प्रकार के सेल से बने टिश्यू को हम कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। इसको कॉलम एपिथेलियम भी
ये कहते हैं कॉलमनर सेल्स। इस प्रकार की सेल्स इंटेस्टाइन पार्ट में ज़्यादा पाई जाती हैं और रेस्पिरेटरी पार्ट में ज़्यादा पाई जाती हैं। इनका मेन फंक्शन ये होता है कि ये जो है इस एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं, और दूसरी बात ये है कि ये सिक्रीशन में भी हेल्प करती हैं। ये फैसिलिटेट करती हैं किसके लिए? सिक्रीशन के लिए और एब्जॉर्प्शन के लिए। और ये मुख्य रूप से इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं। इंटेस्टाइन कहने का मतलब कि जो आंत है उसमें ये पाई जाती हैं। कुछ कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स के द्वारा सीलिया एराइज होता है, और वो सीलिया किसी भी के लिए मूवमेंट का कार्य करता है। तो सिलिएटेड एपिथेलियम में भी ये कन्वर्ट हो जाती हैं, और वो सिलिएटेड एपिथेलियम मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि हमें कह सकते हैं कि हमारा रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन होता है वो सिलिएटेड होता है। सिलिएटेड इसलिए होता है कि एयर के साथ जो भी हार्मफुल डस्ट और ये जर्म्स अंदर जाते हैं तो इसी सिलिएटेड पार्ट में क्या कर जाते हैं, वो ट्रैप कर लिए जाते हैं, और जिसके थ्रू वो बाहर एक्सपेल कर दिए जाते हैं नोजल पासेस के थ्रू बाहर। तो कॉलमनर एपिथेलियम एक स्पेशल काइंड का एपिथेलियम सेल्स होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सेल्स आर कॉमन शेप। इसकी जो सेल्स होती हैं यहाँ पे हम कह सकते हैं सेल्स आर कॉलम शेप। इनका जो सेल्स होगा वो कैसा होगा? कॉलम शेप का होगा, ठीक है। और इन कॉलमनर एपिथेलियम किसमें? इन कॉलमनर एपिथेलियम। तो कॉलमनर एपिथेलियम की जो सेल्स होती हैं उसका शेप कैसा होता है? कॉलम शेप होता है। दूसरी चीज़ ये है कि फैसिलेट सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये किस चीज़ के लिए फैसिलेटेड होती हैं? अगर हम इसको पहले पॉइंट माने और दूसरी पॉइंट ये यहाँ पे लिखें तो इसको हम कह सकते हैं फैसिलेट फैसिलिटेट्स सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के लिए फैसिलेट होती हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं इट इज़ फाउंड इन इंटेस्टाइन। ये इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं, ठीक है ना। कुछ जो होती हैं वो सिलिएटेड हो जाती हैं। कुछ कॉलमनर एपिथेलियम कैसी हो जाती हैं? सिलिएटेड हो जाती हैं। तो जो सिलिएटेड होती हैं तो ये हेल्प करती हैं किसमें? मूवमेंट में। इसको हम कह सकते हैं हेल्प इन मूवमेंट। तो ये मूवमेंट में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं ये एपिथेलियल सेल्स। और अब इसका जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सिलिएटेड lining of respiratory tract।
ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मुख्य रूप से क्या होती हैं, पाई जाती हैं। तो ये आपने यहाँ पे देखा कि कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स होती हैं। और नेक्स्ट वाला जो होगा, नेक्स्ट जो फोर्थ है, इसको हम कहेंगे स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम ये क्या होती हैं, इसकी जो सेल्स होती हैं, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम की जो सेल्स होती हैं वो स्किन पे पाई जाती हैं। ये स्किन पर पाई जाती हैं, इसकी जो सेल्स होती हैं, ठीक है ना। और ये हमेशा प्रिवेंटिंग लेयर बनाने का काम करती हैं। ये कैसी लेयर बनाने का काम करती हैं, प्रिवेंटिंग लेयर बनाने का काम करती हैं। ये हमेशा किसी भी ऑर्गेनिज्म के आउटर कवरिंग का काम करती है। एकदम एक्सपोज आउटर कवरिंग, हमें कह सकते हैं कि स्किन जो हमारी बनी होती है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम की बनी होती है। तो ये हमें प्रिवेंट करने का काम करती हैं। तो हमने अभी देखा कि इस प्रकार से जो एपिथेलियल की लेयर होती है, वह एपिथेलियल की लेयर जो है या एपिथेलियल जो टिश्यू होते हैं वो 4 काइंड्स के होते हैं। तो हमें कहाँ कह भी सकते हैं कि सेल्स ऑफ स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, सेल्स ऑफ द stratified epithelium, cells of stratified epithelium are in many layer ये कई लेयर की हो सकती हैं। जैसे कि हम कह लें स्किन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जैसे यहाँ पे इसका एग्जाम्पल के रूप में हम लिख सकते हैं इसका एग्जाम्पल स्किन, ठीक है ना। हमें कह सकते हैं ये स्किन होती है, स्किन की जो लेयर होती है वो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम की बनी होती है। स्किन इज एन example of stratified epithelium, stratified epithelium, ठीक। और ये स्ट्रैटिफाइड जो लेयर होती है प्रिवेंट वाटर, ठीक है ना, वियर एंड टीयर, यानी ये हमको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट करते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं दिस लेयर, दिस stratified layer prevent wear and tear। wear and tear से हमको क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये था स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम का पूरा लेक्चर। अब नेक्स्ट डे हम जो है वो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। जो दूसरा टिश्यू है जिसको कहेंगे हम कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड वाला पोर्शन जिसको हम कहेंगे कनेक्टिव
टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, इसको हम नेक्स्ट डे स्टडी करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।